हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का आय व्यय अथवा बचत विनियोग सिद्धांत। इसमें सुनिए, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके कीमत स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अनुभव बताता है कि सन 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भी वस्तु के मूल्य गिरते गए। इस संबंध में क्राउथर ने लिखा है, क्राउथर के अनुसार घोड़े को पानी पीने से रोका जा सकता है, परंतु यदि उसे प्यास नहीं है तो कितना ही उसे पानी के समीप ले जाइए, वह पानी नहीं पिएगा। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने यह विचार छोड़ दिया है कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करती है। उल्टे वे यह मानते हैं कि मुद्रा की कुल मात्रा मूल्यों का परिमाण होती है। जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो व्यापारिक क्रियाएं बढ़ती हैं, बैंक साख बढ़ती हैं और इस प्रकार कुल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कीन्स के अनुसार मंदी के समय मुद्रा की मात्रा अधिक होते हुए भी मूल्य स्तर कम होने का कारण यह है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए आय नहीं होती। अगर समाज में व्यक्तियों को आय मिलती है तो व्यक्ति वस्तुओं को खरीदेंगे, व्यापारिक कार्यों में वृद्धि होगी, बैंकों द्वारा साख निर्माण होगा और मूल्य स्तर प्रभावित होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्य स्तर को प्रभावित करने के लिए आय महत्वपूर्ण है। अब कीन्स के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर आश्रित नहीं होता, बल्कि वह तो लोगों की आय, उनकी बचाने की शक्ति, बचत तथा विनियोग के संबंध पर निर्भर रहता है। अब आता है बेसिस फीचर ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की आधारभूत विशेषताएं। इस सिद्धांत की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व व्यय का निरंतर प्रवाह। इसमें सुनिए, यदि हम समस्त अर्थव्यवस्था को लें तो समाज की समस्त आय व व्यय को एक निरंतर प्रवाह के रूप में मान सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति का व्यय ही दूसरे व्यक्ति की आय बन जाती है और यह आय पुनः आय का आधार बन जाती है। यदि हम यह मान लें कि एक अवधि में उत्पन्न आय दूसरी अवधि में स्वतः ही व्यय बन जाती है, तो आय व व्यय का स्तर, व्यापारिक क्रियाओं का स्तर व कीमतों का स्तर स्थिर रहेगा। आय का स्रोत कम या अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए व्यय की मात्रा में वृद्धि, अर्थात कीन्स के शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि समाज की आय में विस्तार उत्पन्न कर देगी, जिससे व्यय में और भी अधिक विस्तार हो जाएगा। फलतः अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा, उत्पादन, रोजगार व व्यापार बढ़ेगा और कीमत स्तर में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि समाज कम व्यय करना चाहता है तो प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, फलतः आय का स्तर गिरेगा, जिससे व्यय में और भी कमी होगी और अर्थव्यवस्था में संकुचन प्रारंभ होगा तथा कीमतें गिरने लगेंगी। अतः मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर में परिवर्तन कोई पृथक घटना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सामान्य परिवर्तन का ही एक अंग है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह अर्थात प्रभावपूर्ण मांग में विस्तार व संकुचन क्यों होता है। वे तत्व कौन से हैं जिन पर समाज का आय व व्यय निर्भर होता है। नंबर 2 आता है इक्वलिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं विनियोग में समानता। कीन्स के विचार में आय वाई, विनियोग आई और उपभोग सी का योग होता है। जैसे इस इक्वेशन में दे रखा है,
y इक्वल सी प्लस आई। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। जो आगे चलकर कीन्स ने यह सिद्ध किया कि कुल बचत S, कुल आय Y और कुल उपभोग C का अंतर है, इसलिए S इक्वल वाई माइनस सी, फिर और y इक्वल S प्लस सी, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि S प्लस सी इक्वल सी प्लस आई, अर्थात S बराबर आई। आगे सुनिए। अब आता है नंबर थर्ड, इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य की स्थिति। कीन्स का कहना है कि यदि बचत व विनियोग बराबर हैं, यानी कि S बराबर आई, तो अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में रहती है। कारण समाज आय प्रवाह में से जितना बचत के रूप में निकलता है उतना ही विनियोग के रूप में जोड़ देता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में बचत का अभिप्राय यह है कि उपभोग पर व्यय नहीं हो रहा है, जिससे आय के प्रवाह में अंतर आ जाता है। यह अंतर तभी रोका जा सकता है जब बचत जितना हो विनियोग व्यय के रूप में अर्थव्यवस्था में खर्च किया जाए। यदि बचत विनियोग का रूप धारण कर लेती है तो कुल आय कुल व्यय के बराबर होगी और आय व्यय की समानता बनी रहेगी। ऐसी परिस्थिति में प्रभावपूर्ण मांग स्थिर रहेगी और उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं होगा। फलतः कीमतें स्थिर रहेंगी और मुद्रा का मूल्य भी स्थिर रहेगा। अतः अर्थव्यवस्था में यह शर्त S बराबर आई पूरी होनी चाहिए यदि आय उत्पादन रोजगार में उतार चढ़ाव को रोकना है। नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्याशित बचत व प्रत्याशित विनियोग में अंतर। इसमें सुनिए। देश में बचतें और विनियोग की क्रियाएं समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। जहां बचतों की मात्रा, बचतकर्ताओं की आय, दूरदर्शिता ब्याज दर, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक स्नेह आदि पर निर्भर करती है, वही विनियोग की मात्रा उत्पादकों की लाभ की आशा, उत्पादन के साधनों का पुरस्कार, ब्याज दर और व्यापारिक भविष्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार बचत और विनियोग दो अलग अलग क्रियाएं हैं और अलग अलग वर्गों द्वारा संपादित होती है तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्व भी भिन्न भिन्न हैं। फलतः बचत व विनियोग में अंतर हो सकता है। नंबर 5 आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बचत और विनियोग में असमानता के परिणाम। बचत और विनियोग में असमानता के निम्न परिणाम हैं। नंबर 1 है इनकी आई बड़ा है S से जब विनियोग बचत से अधिक होता है। इसका मतलब है जब विनियोग बचत से अधिक होता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, विनियोग, और S मतलब सेविंग यानी कि बचत। सुनिए। विनियोग बचत से अधिक उसी समय हो सकता है जबकि साहसी जितना ब्याज बचाने के लिए उद्यत है उससे अधिक विनियोग करने का निर्णय लेता है। इसके लिए विनियोगकर्ता पूर्व बचतों को उपयोग में ले सकता है या बैंकों से नए ऋण ले सकता है। जब विनियोग बचत से अधिक रहता है तब पूंजीगत उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, उनमें अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों की आय बढ़ती है और वे उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं, जिसका फल यह होता है कि उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है और ऐसे उद्योगों में भी रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। अब नंबर 2 आता है S माइनस आई। इसका मतलब है जब बचत विनियोग से अधिक होती है, मतलब S सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट से अधिक है। जब बचत विनियोग से अधिक होती है। सुनिए। बचत विनियोग से अधिक तभी हो सकती है जबकि समाज अधिक बचाने का निर्णय करे या जब उद्यमकर्ता कम विनियोग करने का निर्णय करे। मुद्रा को जमीन के अंदर गाड़ कर रखने के कारण भी बचत विनियोग से अधिक हो सकती है।
अब आता है सुपीरियरिटी ऑफ इनकम और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी, आय अथवा बचत तथा विनियोग सिद्धांत की श्रेष्ठता। इसमें सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्री बचत विनियोग अथवा आय सिद्धांत को मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। उसकी पुष्टि में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1 है अधिक व्यापक, मोर कॉम्प्रहेंसिव। कीन्स का यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के संबंध में अधिक व्यापक है, क्योंकि यह मुद्रा मूल्य पर प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह आय, बचत, विनियोग, उपभोग एवं लागत आदि सभी शक्तियों के प्रभावों को समन्वित करता है। नंबर 2 प्रैक्टिकल एंड इजी, व्यावहारिक एवं सरल। यह सिद्धांत मूल्यों में परिवर्तनों के कारणों की विधि एवं क्रम के साथ साथ विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध में तालमेल बैठाकर सिद्धांत को सरल बनाता है। नंबर 3 पूर्ण रोजगार की मान्यता, एज्यूम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। परंपरावादी मुद्रा सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। प्रोफेसर कीन्स ने पूर्ण रोजगार को एक अपवाद माना और बेरोजगारी और उत्पादन भी इसी वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगा, और जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी तो कीमतें मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगी। नंबर 4 व्यापार चक्रों की संतोषजनक व्याख्या, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यापार चक्र की मंदी वास्तव में विनियोग की कमी के कारण मौद्रिक आय के अभाव से उत्पन्न होती है, मुद्रा की कमी के कारण नहीं। क्राउथर के शब्दों में, मंदी की घोरतम अवस्था में स्पष्टता जिन चीज की तेजी की उच्चतम अवस्था की तुलना में अभाव होता है, वह मुद्रा नहीं बल्कि लोगों की व्यक्तिगत आयों का जोड़ है। नंबर 5 आता है मुद्रा के चलन वेग का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। बचत एवं विनियोग सिद्धांत मुद्रा के चलन वेग पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। यदि बचत विनियोग से अधिक हो जाती है तो मुद्रा का संचय होने लगता है और मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है। नंबर 6 समीकरण के तत्वों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके समीकरण में y, s, i और c सभी तत्वों की शुद्ध गणना की जा सकती है। नंबर 7 मौद्रिक एवं रोजगार नीति का आधार, बेसिस फॉर मॉनेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। यह सिद्धांत न केवल मुद्रा मूल्य की व्याख्या करता है बल्कि इससे नीति निर्धारकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। और नंबर 8 लास्ट पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र का आधार, बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझने में योगदान देता है और यह समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।